एक स्कूल की जैसे ही छुट्टी होती है, एक मैडम चहती 2 स्टूडेंट होती है। नाम एक का वर्षा होता है, दूसरे का टीना होता है। वर्षा और टीना से कहा जाता है कि बेटा कल सुबह जल्दी आ जाना। देखो कोई हो सकता है कि चेकिंग आ जाए, इसलिए आते ही सबसे पहले झाड़ू लगा देना। जैसे ही उन लड़कियों ने ये बात सुनी, क्योंकि पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इन बच्चियों को इस तरह से काम कराया जाता था कि स्कूल में वो लड़कियां अगले दिन सुबह 7:20 पर विद्यालय पहुंच जाती है और जिम्मेदारी दी गई कि झाड़ू लगाने की वो ज़िम्मेदारी निभाने लगती है। लगभग 25 मिनट तक उस विद्यालय के अलग-अलग कमरों में अलग-अलग जगह पर जाती है और झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच में एक ऐसा हादसा हो जाता है कि हादसे में 7 छात्र और छात्राओं की मौत हो जाती है। जैसे उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से जिला, प्रदेश, उसके बाद हर देश की जगह में फैल जाती है, तो आप चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर डीएम हो, कोई ऐसा कौन था अधिकारी था, ऐसा कौन-सा नेता था जो इस मामले में बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर कोई संवेदना क्रिकेट करने लगता है, तो कोई आरोप लगना भी शुरू कर देता है कि उन मास्टरों के ने अगर कोशिश की होती तो शायद कोई बच्चे नहीं मरते। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चलने लगते हैं और 7 बच्चे क्यों मारे जाते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। आज इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो 7 बच्चे क्यों मर गए और साथ ही जो 9 बच्चों की ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है झालावाड़। झालावाड़ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गाँव लगता है पीपलोदी। दरअसल विकास क्षेत्र मनोर थाना का एक गाँव है पीपलोदी। यहाँ पर एक विद्यालय है जिसका नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो कि विकास क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। बात यह है 25 जुलाई 2025 की सुबह की लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे ही बच्चे स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं, स्टाफ भी स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे सब इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन बूंदाबांदी हो रही थी, कभी बारिश तेज हो जाया करती थी तो कभी हल्की फुल्की हो रही थी। रोज़ की तरह प्रार्थना भी होनी थी, इसलिए 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनको स्कूल की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी दे दी कि बेटा पहले जाकर झाड़ू लगा दो, उसके बाद फिर देखते हैं। झाड़ू लगती है और वो टीचर आपस में मशवरा करने लगते हैं। ये कहते हैं कि क्या अगर हम प्रार्थना बाहर कराएंगे तो सारे के सारे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, ये कक्षा 6 और 7 का जो बरामदा है, एक काम करते हैं वहाँ पर बच्चों का प्रार्थना करा देते हैं। इस तरह की बात की तो बच्चों की आवाज़ लगाई जाती है, बच्चों से कहा जाता है कि जल्दी से इकट्ठे हो जाओ और ये जो 6 और 7 का बरामदा है, उसमें वहाँ पर खड़े हो जाओ, आपकी प्रार्थना होगी। लगभग 35 बच्चे, यानी कि कक्षा 6 और 7 और 8 के 35 छात्र हैं और छात्राएँ आगे आ चुके थे। उनको लाइन से लगा दिया गया था और उसके बाद फिर टीचरों ने सहूलियत के हिसाब से या फिर सोचा कि बच्चे भीगे ना, इसलिए वह बरामदे में थोड़ा-सा बाहर, जहाँ हल्की-फुल्की बूंदाबांदी थी, और सब बच्चे को अंदर खड़ा कर दिया। जो बच्चियाँ थी जिसका नाम वर्षा होता है और टीना होता है, वह जल्दी से झाड़ू लगाकर भाग कर आती है और आकर अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही स्थान पर आकर खड़ी हुई थी, एक कंकड़ आकर एक वर्षा के ऊपर गिरता है और जैसे ही वर्षा के ऊपर गिरती है, उसने कंकड़ को हाथ से उठाया। उठाने के बाद कहा कि मैडम जी, सर जी, जैसे आवाज़ लगाई कि देखो कंकड़ गिर रहे हैं, ऊपर से चूना गिर रहा है। और ऊपर से जैसे ही आवाज़ लगती है, एकदम सामने जो मास्टर जी थे एकदम सख्त हो जाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं कि एकदम शांत हो जाओ, प्रार्थना हो रही है। बच्चों को शांत करने के लिए आदेश दे दिया जाता है। वो बच्चे शांत हो जाते हैं। टीना ने भी कहा कि सर जी देखो और ज़्यादा गिर रहा है। इससे पहले कि टीचर उनकी तरफ के आंखें निकाल के उन्हें शांत करने का इशारा कर देते हैं कि बिल्कुल खामोश खड़े हो, प्रार्थना हो रही है। कुछ इसी तरह का इशारा था जैसे शिक्षक-शिक्षिकाओं ने इशारा किया। बच्चे शांत हो जाते हैं, प्रार्थना शुरू हो जाती है और अचानक ही बरबर आकर पूरी बिल्डिंग, यानी कि जो छत है, वो गिर जाती है। छत गिर जाती है और जैसे ही छत गिरती है तो उसके बाद चीख-पुकार मच जाती है और चीखने वालों में सबसे पहली एक मैडम होती है जो विद्यालय की प्रधान अध्यापिका होती है, जिनका नाम मीना गर्ग होता है। मीना गर्ग चीखते हुए ज़ोर से कहती है कि मेरे बच्चे दब गए हैं, और वह रोने लगती है, बिलखने लगती है। बाकी का स्टाफ भी रोता है, बिलखता है, लेकिन वो स्टाफ उस बरामदे से थोड़ा बाहर खड़ा हुआ था। बाकी के 35 बच्चे ऐसे थे जो उस बरामदे में वहीं खड़े हुए थे। कक्षा 6, 7 और 8 के जो बच्चों थे, कुछ लोग कुछ समझ पा रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। कुछ समझने का उनका मौका ही नहीं मिला, उनको अवसर ही नहीं मिला। टीना हालाँकि समझदार निकली और वर्षा भी समझदार निकली, उन्हें मौका मिला था और वो मौका मिलते ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो भी चीखती हैं, चिल्लाते हैं, और जो बच्चे निकल चुके थे वो ज़ोर-ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बचाने के लिए अपील कर रहे थे। और जैसे ही ये बच्चों की, मैडम की, टीचरों की आवाज़ें गाँव तक पहुँचती है, गाँव का जो, चाहे कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, जैसे भी थे, इस हिसाब से सूचना मिल रही थी, वैसे दौड़ रहे थे इस विद्यालय की तरफ। आने के बाद किसी ने अपने हाथ से ईंटों को हटाना शुरू किया
वो कुछ जैसी मदद कर सकते थे ठीक वैसे ही प्रयास कर रहे थे, और प्रयास करने के बाद पता चलता है कि 19 बच्चे ऐसे हैं जिस उस मलबे को पूरी तरह से दब चुके हैं। अब इसके बाद होना क्या था कि लोगों ने पूरी ताकत लगाई, ईमानदारी से काम करना शुरू किया, नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक सूचना दी, 112 नंबर पर सूचना दी, और फिर यहाँ से जो जो भी रेस्क्यू अभियान था जो प्राथमिक स्तर पर तो गाँव वालों ने शुरू कर दिया, टीचरों ने शुरू किया। देखते ही देखते 4 बच्चों को निकाला गया। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर सीएचसी होता है, यानी कि जो मनोर थाना है जहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर बच्चों को जैसा ही जिसका हिसाब किताब लग रहा था, कोई मोटरसाइकिल से तो कोई गोद में, कोई किसी को किसी तरह से जैसे ही भी था वहाँ से बस भाग रहा था। और उन बच्चों को लेके जैसे सीएचसी में पहुँचते हैं तो डॉक्टरों ने जब नर्वस को टटोलना शुरू किया तो पता चलता है कि उनकी पल्स पूरी तरह से बंद हो चुकी है, यानी कि 4 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे वैसे वैसे बच्चों को उपचार के इलाज के लिए उनको भर्ती कर रहे थे, और देखते ही देखते जैसे जैसे घंटे आगे बढ़ रहे थे बच्चों को मरने की संख्या भी बढ़ रही थी। तो कहीं तो चलने लगता है कि 7 बच्चे मर गए, कहीं चलने लगता है कि 8 बच्चे, कहीं 10 बच्चों की संख्या चलने लगती है। लेकिन ऐसी ऑफिशियल जानकारी तो आती नहीं है, लेकिन जानकारी जब मीडिया में चलने लगती है तो 7 बच्चों की मरने की संख्या बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल कंप्लीट थी कि 7 बच्चे मर चुके हैं। उन बच्चों की अगर हम बात करें तो 14 साल की इसमें पायल होती है, प्रियंका होती है, कान काना होता है, हरीश, मीना, सतीश, कुंदन, इन बच्चों के मरने के नाम भी सामने आ जाते हैं कि ये बच्चे मर चुके हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि 9 बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। 9 में से 2 ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन भी चल रहा था। जब तक हम इस कहानी को पढ़ रहे थे तब तक इनके बारे में ये सूचना चल रही थी, चाहे वो जिला हो, प्रदेश हो या फिर देश हो। अब राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, सभी ने ट्वीट करने के बाद संवेदना बिरकिट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से आरोप पर्याप्त दो प्रकोप दौर भी शुरू हो जाता है। गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम छोटू लाल होता है। छोटू लाल की जो बेटी होती है जिसका नाम मीना होता है, और उसका बेटा होता है कान्हा, जो इसी विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। सगे भाई और बहन होते हैं, वो भी इसी मलबे में दरगुन की मौत हो जाती है। अब जो पिता है, परिवार के बाकी लोग हैं, कभी गाँव में जा रहे थे तो कभी सीएचसी पहुँच रहे थे, कभी वो जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँच रहे थे देखने के लिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। रो रो कर पूरे परिवार बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम विरम होता है। विरम का एक बेटा है। विरम मजदूरी करने के लिए गया हुआ था कोटा। जब उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ हादसा हो गया, छत गिर गई है, तुम्हारा बच्चा भी उसमें आ गया है लपेट में, तो जितने जल्दी हो सके आ जाइए। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचता है, जैसे भी उसके साधन मिलते हैं उसके बाद पता चलता है कि नहीं तो उसको सीएचसी लेके पहुंचे हैं। तो सीएचसी पहुंचता है तो वहाँ से पता चलता है कि वो जिला अस्पताल पहुंचा है। अब वहाँ जाइए, जिला अस्पताल में जब पहुँचता है तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखता है, बस उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुंदन को भी याद करके हमेशा मीडिया के सामने अपनी पुरानी कहानी बयां कर रहा था कि कैसा उसका बच्चा था और उसके हाथ साथ आखिरकार क्या हो गया। बस गांव वाले के पास जब मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो गांव वाले अपनी अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच जाती है। रेस्क्यू अभियान शुरू हो जाता है। बच्चों को जैसे बाहर निकाला जाता है, सबसे पहले उस बिल्डिंग को गिराया जाता है ताकि कोई दोबारा हादसा ना हो, या हो सकता है कि कहीं कोई इसमें और कोई ज़्यादा बातें ना बनाए। अब ये प्रशासन की अपनी पता नहीं क्या बात थी कि उसे पूरी बिल्डिंग क्यों गिराना था। तो पहले गिराते थे तो शायद कुछ मिल भी जाता, लेकिन जब गांव वालों के पास जब मीडिया कर्मी जाते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं तो गांव वाले बताते हैं कि हमने कई बार इस विद्यालय के स्टाफ से कहा है कि साहब जितनी जल्दी हो सके स्कूल को ठीक करा दो। तभी कोई मास्टर जी भी इनमें से कहते हैं कि कम से कम एक काम करो, 200 रुपये का चंदा इकट्ठा कर लो, हम सब मिलकर इसकी छत डला देंगे। बस इतना था कि गांव वाले यह भी कहते हैं कि कभी कभार कोई चंदा इकट्ठा होता था, अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते थे, लेकिन सरकारी तंत्र की तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं है। हालांकि जैसे ही इस हादसे की खबर आती है उसके बाद प्रदेश सरकार जाग जाती है और 200 करोड़ तुरंत जारी कर दिए जाते हैं कि जितने भी जंजर भवन है, विद्यालय, उनको चिन्हित किया जाए, उन पर काम करना शुरू किया जाए। काश ये बात पहले हो जाती तो ये 7-8 बच्चों जो मर चुके हैं ये कभी ना मरते, और जो बच्चे ऐसे हैं जो विकलांग हो चुके हैं, जिनके शरीर के किसी हिस्से में चोट लगी है, शायद वो कभी नहीं होता। अब चाहे पैसे जारी करे या फिर इनको बहुत मोटा मुआवजा दे या इनके परिवार के लोगों को नौकरी या भरोसा दे, कुछ भी करे, जो गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और जिसके शरीर का कोई अंग खराब हुआ है वो ज़िंदगी भर अवॉइस कहलाएगा, और साथ ही वो उस हादसे को हमेशा हमेशा याद करेगा, कोसेगा। उस तंत्र का कोरोना उन शिक्षकों का कोसेगा, उन लोगों को जिनकी वजह से उनके शरीर पर, इस अंग में कोई भी चोट
पहुंचती है। दरअसल जिम्मेदारी तो शिक्षक लोग समझते नहीं हैं। कई ऐसे मेरे जानकार भी ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, जहाँ पर राजनीति बहुत ज़्यादा है, व्यवस्थाएं गड़बड़ है, लेकिन जो सहायक अध्यापक होते हैं उनके हाथ में पावर नहीं होती, वो चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर पाते। प्रधानाध्यापक ये सोचता है कि मैं क्या लिखूँ, क्या कर दूँ, क्या ना करूँ, इसलिए वो अपनी नौकरी करने में मशगूल रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी और बात अगर कहना चाहूँगा, जैसे ही डीएम साहब के सामने पत्रकारों में माइक लगाया, तो पत्रकार जब डीएम साहब जिनके कलेक्टर हैं, इनका नाम है अजय सिंह राठौड़, और उनसे पूछा जाता है कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि ये विद्यालय जर्जर भवन की जो जर्जर भवन थे उनकी सूचना सूची में था ही नहीं, यानी कि कोई विद्यालय की तरफ से शिकायत ही नहीं गई। जब शिकायत ही नहीं गई तो हम क्या ठीक कराते। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो स्कूल के स्टाफ से कह रहे थे। स्कूल का स्टाफ अगर कहता भी होगा तो अक्सर स्कूलों में कोई जांच अधिकारी आता है और कोई अधिकारी आकर जांच पड़ताल करता है, और हमेशा ऐसा होता है, सर हमारे स्कूल में यह दिक्कत आ रही है, हमारे स्कूल में यह परेशानी हो रही है, कभी लिखित में कोई शिकायत नहीं करते हैं। अगर काश इस विद्यालय के स्टाफ ने भी लिखित शिकायत में की होती तो शायद यह हादसा ना होता, क्योंकि प्रशासन शायद जाग जाता और लिखित में शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि अपनी वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे थे। सोच रहे होंगे कि ठीक है नौकरी करने आए, करके चले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शायद अब बहुत लंबे समय तक एक उलझन में उलझ गए हैं। क्योंकि जैसे ही खबरें वायरल होती है उसके बाद मीनागर्ग जावेद आलम जो शिक्षक है, रामविलास कन्हैया, लाल सुमन, बद्रीलाल लोधा, दरअसल इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता। हालांकि सस्पेंड होने के बाद ये बहाल जरूर हो जाएंगे यदि इनके खिलाफ 302 की धारा में जो भी हत्या की धाराएं बनती है, जो फिलहाल बीएनएस की धाराएं, उसमें अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो शायद पूरी ज़िंदगी एक मुकदमा उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए भविष्य में किसी स्कूल में ऐसी कोई घटना ना हो। उस घटना से बचने से पहले आप लोगों को भी अपने अपने विद्यालय के तमाम जो शिकायतें हैं उसको लिखित रूप में कर देना चाहिए, जिम्मेदारी समझते हुए। जो भी है इस प्रकार की घटना राजस्थान के अंदर नहीं होनी चाहिए, चाहे राजस्थान हो या अन्य प्रदेश हो। बहुत बहुत मेरे सभी जनता जिस प्रकार से जो चाह रही है उस पर डीएम साहब को सोचना चाहिए। अब जैसी भी घटना हुई है तो उस पर डीएम और शिक्षक जो शिक्षक है उस पर सोचने के लिए मजबूर है और उनको सोचना चाहिए। ऐसे मेरे देश में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, और शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी उनको सज़ा या निलंबित जैसे भी उनको बाहर कर देना चाहिए। धन्यवाद।